हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरबी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स, मैथ एवं अन्य विषयों से संबंधित तथ्य को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे वीडियो क्लिप पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके पहले के वीडियो क्लिप में हमने प्रकाश के प्रकीर्णन को देखा था। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं जो हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे लाइफ में आने वाली ढेर सारी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से अक्सर करके क्वेश्चन आपसे बनते रहते हैं और आप इसमें परेशान भी होते हैं। तो आज हमारे टॉपिक को देखिए और अपने लाइफ में आने वाले हर परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन को आसानी से कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आइज, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र की संरचना क्या होती है उसके विषय में आज हम देखेंगे और उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, किन किन भागों का क्या क्या कार्य होता है, इन सब के विषय में विस्तृत रूप से आज हम अध्ययन करेंगे। तो मानव नेत्र के आकार की बात करें तो मानव नेत्र गोलाकार होता है और ये गोलाकार नेत्र एक सफ़ेद रंग के गोलीय कोश में व्यवस्थित होता है। इस गोलीय कोश को दृढ़ पटल कहते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा मानव नेत्र पूरा है और ये बाहर का जो गोलीय कोश है सफ़ेद रंग का है, श्वेत रंग का है, इस गोलीय कोश को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। तो ये हमारा मानव नेत्र की आकृति गोलाकार और यह मानव नेत्र एक दृढ़ श्वेत पटल के बीच में स्थित होता है और इस दृढ़ गोलीय श्वेत पटल को दृढ़ पटल कहते हैं। इस दृढ़ पटल का आंतरिक भाग एक काले रंग के पर्दे से बना हुआ होता है जिसे हम रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं। ब्लैक रंग का इसलिए बनाया जाता है कि नेत्र के अंदर जो भी प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं उस प्रकाश की किरणों का आंतरिक परावर्तन न हो और वो इस काले रंग के रक्तक पटल या कोराइड के द्वारा अवशोषित कर ली जाए। तो रक्तक पटल का कार्य होता है कि मानव नेत्र के अंदर जो भी प्रकाश पहुंचते हैं वो अवांछित प्रकाश इस रक्तक पटल के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मानव नेत्र का अगला भाग कार्निया कहा जाता है जो पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ होता है। इसी कार्निया से सर्वप्रथम प्रकाश मानव नेत्र में प्रवेश करता है। कार्निया के ठीक पीछे अपारदर्शी पदार्थ का एक लेयर होता है जिसको हम आइरिस कहते हैं और आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। ये गोलाकार आइरिस होता है जो अपारदर्शी माध्यम का होता है और जब इस गोलाकार आइरिस को इस तरह से रखते हैं तो इसका शेप कुछ इस तरह से दिखता है और इस गोलाकार आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। इसी छिद्र को हम क्या कहते हैं? नेत्र तारा कहते हैं। तो कार्निया से होते हुए प्रकाश इसी नेत्र तारा से गुजरता है और नेत्र में प्रवेश करता है। इस कार्निया एवं आइरिस के पीछे इस सिलियरी मांसपेशियों के सहयोग से, ये सिलियरी मांसपेशी है, ये सिलियरी मांसपेशी है, दोनों सिलियरी मांसपेशियों के सहयोग से एक लेंस टिका हुआ होता है जिसको नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस की खासियत होती है कि इसके बाहरी तल की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है और जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं उसकी वक्रता त्रिज्या कम होती जाती है। और एक खासियत और है कि बाहर से अंदर की ओर अपवर्तनांक क्रमशः बढ़ता जाता है। यानी नेत्र लेंस की दो विशेषताएं, पहली कि बाहरी भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है और आंतरिक भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है। दूसरी, नेत्र लेंस का अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर क्रमशः बढ़ता जाता है और नेत्र लेंस इस सिलियरी मांसपेशियों के सहयोग से आइरिस के पीछे टिका हुआ होता है। आगे इस रक्तक पटल या कह लें कोराइड के निचले भाग और नेत्र के सबसे पिछले भाग में एक संवेदी तंत्रिकाओं का पर्दा होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना रक्तक पटल का निचला भाग और नेत्र लेंस के सबसे पीछे का भाग होता है
जो संवेदी तंत्रिकाओं से बना हुआ होता है, इस रेटिना पर हर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और रेटिना में बनी हुई संवेदी तंत्रिकाएं रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को देती रहती है। रेटिना का जो मध्य बिंदु होता है, ये यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखता है, इसीलिए इस बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। और जिस बिंदु से प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं मुड़कर मस्तिष्क को जाती हैं और रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब की सूचना देती हैं, वो बिंदु अंध बिंदु कहा जाता है और यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे धुंधला दिखता है। तो ये हो गया हमारा अंध बिंदु, पीत बिंदु, रेटिना, रक्तक पटल और दृढ़ पटल। प्रकाश शिरा या संवेदी तंत्रिकाएं ये हैं जो मस्तिष्क की ओर जाती हैं और उस सूचना को देती रहती हैं। आगे नेत्र लेंस का अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ता जाता है और इसका माध्य अपवर्तनांक 1.44 होता है। इस नेत्र लेंस और इस कार्निया के बीच पारदर्शी माध्यम का द्रव भरा हुआ होता है, जिसको हम जलीय द्रव कहते हैं और इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। जलीय द्रव का काम होता है कि जब कार्निया पर किसी वजह से चोट लगे तो उस चोट से नेत्र लेंस को बचाया जा सके, इसलिए नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में ये जलीय द्रव भरा हुआ होता है। यानी जलीय द्रव बाहरी आघात से नेत्र लेंस की रक्षा करता है। इस नेत्र लेंस और रक्तक पटल के बीच एक और द्रव भरा होता है, वो भी पारदर्शी होता है और उसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है, जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। काचाभ द्रव का कार्य भी वही होता है कि यह नेत्र लेंस के आंतरिक भाग को बाह्य आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हमारा हो गया काचाभ द्रव। अब नेत्र लेंस में दो फैक्ट्स आते हैं। एक होता है पुतली का समायोजन। पुतली का समायोजन, जैसे आप जान चुके हैं कि प्रकाश इस कार्निया से होते हुए इस पुतली से होते हुए नेत्र लेंस पर आपतित होता है। तो प्रकाश की मात्रा कभी बहुत अधिक हो सकती है, कभी बहुत कम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में नेत्र को पर्याप्त मात्रा में जितने प्रकाश की आवश्यकता हो उतना ही प्रकाश मिले, उसके लिए पुतली अपने आकार को कम अथवा अधिक करती रहती है और वो आयरिस के सहयोग से, आयरिस दोनों तरफ होता है और जब आयरिस का आकार बढ़ता है तो पुतली जो छिद्र है उसका आकार छोटा हो जाता है और जब आयरिस का आकार छोटा होता है तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। तो जब कभी नेत्र लेंस के सामने बहुत अधिक प्रकाश होता है तो ऐसी स्थिति में आयरिस अपने आकार को बढ़ा देता है और पुतली के आकार को छोटा कर देता है और प्रकाश सीमित मात्रा में नेत्र तक पहुंच सके। और जब कभी नेत्र लेंस के सामने अंधेरा होता है, प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, तो अधिक से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है नेत्र लेंस को। तो ऐसी स्थिति में आयरिस अपने आकार को छोटा कर देता है और पुतली का आकार बढ़ जाता है, तो पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नेत्र को मिल जाता है। तो पुतली का काम क्या होता है कि आयरिस के सहयोग से अपने आकार को प्रकाश की मात्रा के आधार पर छोटा अथवा बड़ा कर देना ही क्या कहलाता है, पुतली का समायोजन कहलाता है। तो क्या लिखेंगे कि नेत्र के सामने प्रकाश की मात्रा के अनुसार आयरिस के सहयोग से पुतली द्वारा अपने आकार को बड़ा अथवा छोटा कर देना ही पुतली का समायोजन कहलाता है या पुतली समायोजन कहलाता है। ये हो गया हमारा फैक्ट, पुतली समायोजन। आगे हम देखेंगे कि इस नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है या वस्तु हमको कैसे दिखाई देती है। तो जब कभी इस नेत्र के सामने कोई वस्तु रखी होती है तो उससे प्रकाश की किरणें चलती हैं। प्रकाश की किरणें चलती हैं और ये कार्निया से होते हुए पुतली के माध्यम से नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं। और चूंकि नेत्र लेंस की आकृति उत्तल लेंस की तरह है तो उत्तल लेंस प्रकाश को अपवर्तित करता है और अपवर्तित करने के बाद सभी प्रकाश की किरणें रेटिना पर जाकर के मिलती हैं। और आप जानते हैं कि लेंस के द्वारा अपवर्तन के पश्चात
प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है वही बिंदु प्रतिबिंब होता है। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कार्निया से होकर के, पुतली से होकर के नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं। आपतन के पश्चात अपवर्तित होकर के रेटिना पर जाकर के मिलती हैं और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि उत्तल लेंस के द्वारा लेंस के पीछे जब भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो ऐसी स्थिति में रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं मस्तिष्क को देती हैं और मस्तिष्क समझ जाता है कि रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और छोटा बना हुआ है। क्योंकि जब हम देखना प्रारंभ करते हैं प्रारंभिक स्थिति से ही हम वस्तु के प्रतिबिंब को उल्टा देखते हैं और मस्तिष्क उसको सीधा समझता है। तो ऐसी स्थिति में अनुभव के आधार पर उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा समझ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा नेत्र के सामने अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो नेत्र के सामने स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कार्निया से होकर के, पुतली से होकर के नेत्र लेंस पर पड़ती है और नेत्र लेंस उन प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करके रेटिना पर जाकर के मिलाता है और रेटिना पर चूंकि प्रकाश की किरणें मिलती है इसलिए इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है इसलिए वह वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। इस बने हुए प्रतिबिंब की सूचना रेटिना से संबंधित प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं मस्तिष्क को देती हैं और मस्तिष्क समझ जाता है कि नेत्र के सामने कोई वस्तु है। और चूंकि प्रतिबिंब प्रारंभिक काल से ही उल्टा बनता रहा है इसलिए मस्तिष्क उसको अनुभव के आधार पर सीधा समझ लेता है। तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब का बनना। अब एक और फैक्ट्स आता है लेंस की समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। जैसा कि आप लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति के विषय में जानते हैं कि जैसे जैसे नेत्र के सामने वस्तु की स्थिति बदलती है उसके प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती है। यहाँ पर नेत्र लेंस है, इससे निश्चित दूरी पर ये रेटिना है और प्रतिबिंब को हमेशा रेटिना पर ही बनना है। इसका आशय यह है कि वस्तु कहीं भी हो उसका प्रतिबिंब हमेशा एक निश्चित दूरी रेटिना पर बननी चाहिए। ऐसी स्थिति में लेंस का क्या कार्य होता है कि वस्तु कहीं भी हो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित करके रेटिना पर ही केंद्रित करे। और इसके लिए क्या होता है कि वस्तु की स्थिति के आधार पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी हमेशा चेंज होनी चाहिए, बदलती रहनी चाहिए। तो नेत्र लेंस क्या करता है कि जैसे जैसे वस्तु की स्थिति बदलती जाती है उसी के अनुसार अपनी फोकस दूरी को भी चेंज करता जाता है, परिवर्तित करता जाता है, ताकि प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर बने। नेत्र लेंस की इस क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। और समंजन क्षमता कैसे डेवलप होता है, जैसे सिलियरी मांसपेशियों के सहयोग से नेत्र लेंस टिका हुआ होता है तो सिलियरी मांसपेशियां अपने आकार को जब बढ़ाती हैं तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। और जब सिलियरी मांसपेशियां अपने आकार को छोटी करती हैं, जैसे ये सिलियरी मांसपेशियां छोटी होकर के इस तरह से खींचेगी तो नेत्र लेंस बढ़ेगा, उसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होगी और उसका फोकस दूरी भी अधिक हो जाएगा। तो सिलियरी मांसपेशियों के सहयोग से नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार परिवर्तित करता रहता है कि वस्तु के प्रत्येक स्थिति में उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। नेत्र लेंस की इस फोकस दूरी के परिवर्तित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि वस्तु की स्थिति के आधार पर नेत्र लेंस द्वारा सिलियरी मांसपेशियों के सहयोग से अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार परिवर्तित करना कि वस्तु का प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में रेटिना पर ही बने, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। तो ये हमारा हो गया नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। वस्तु की स्थिति के आधार पर सिलियरी मांसपेशियों के सहयोग से नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार से परिवर्तित करना कि वस्तु के किसी भी स्थिति में उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। लेंस की इस क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अब
यदि वस्तु अनंत पर होता है तो ऐसी स्थिति में नेत्र लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और आप जानते हैं कि लेंस के सामने यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यहाँ पर नेत्र लेंस के सामने वस्तु अनंत पर है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। तो रेटिना पर तभी बनेगा जब रेटिना कहाँ होगा, फोकस पर होगा। तो स्वतंत्र अवस्था में जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है या फिर रेटिना पर बनता है। तो ये स्थिति नेत्र की आदर्श स्थिति कही जाती है। और इस स्थिति में जो लेंस का फोकस दूरी होता है वो वास्तविक फोकस दूरी होता है। इसमें नेत्र लेंस किसी प्रकार की समंजन क्षमता नहीं आरोपित करता है। तो यह स्थिति जब वस्तु अनंत पर होता है तो नेत्र लेंस बिना किसी समंजन क्षमता के वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है। और इस अनंत पर स्थित वस्तु की स्थिति को हम क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। तो एक हो गया दूर बिंदु, एक हो गया दूर बिंदु, यानी बिना समंजन क्षमता की नेत्र लेंस द्वारा उस वस्तु के प्रतिबिंब को यदि रेटिना पर बना दिया जाता है तो वस्तु जहां पर होता है वह बिंदु दूर बिंदु होता है। और स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु इनफाइनाइट पर होता है, दूर बिंदु अनंत पर। तो ये क्वेश्चन बनता है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है, तो आप बताएंगे अनंत पर होता है। और इसकी परिभाषा होती है कि नेत्र के सामने अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब व्यक्ति स्पष्टता देख सकता है या नेत्र लेंस द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जा सकता है, वह बिंदु दूर बिंदु होता है। और स्वस्थ नेत्र के लिए वह अनंत पर होता है या दूर बिंदु अनंत पर होता है। अब निकट बिंदु एक और पॉइंट आता है, निकट बिंदु। जैसे ये दूर बिंदु है कि नेत्र के सामने उस अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु जहां पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्टता बनता है या फिर व्यक्ति उस वस्तु को स्पष्टता देख सकता है। निकट बिंदु क्या होता है, नेत्र के सामने वह न्यूनतम दूरी जहां पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब व्यक्ति स्पष्टता देख सकता है या जहां पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा स्पष्टता रेटिना पर बनाया जा सकता है, निकट बिंदु कहलाता है। और यह निकट बिंदु स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। और इसका एक और नाम देते हैं निकट बिंदु का, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो स्वस्थ आंख के लिए नेत्र के सामने वह न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु जहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्टता दिखाई देती है, निकट बिंदु कहलाता है। और उस निकट बिंदु की नेत्र लेंस से जो दूरी होती है उसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो एक शब्दावली और बनती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये स्वस्थ नेत्र के लिए क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है और इसका मान क्या होता है। तो आप लिखेंगे कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट बिंदु क्या होता है, नेत्र के सामने न्यूनतम दूरी पर स्थित हुआ बिंदु जहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर बनाया जाए या फिर जहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता हो, ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। और तीसरा आता है दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार तो नेत्र लेंस के सामने दूरी का वह परास, दूरी का वह रेंज जिसमें रखी हुई वस्तु स्पष्टता दिखाई देती है या जिसमें रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा स्पष्टता रेटिना पर बनता है, वह रेंज क्या कहलाता है, वह विस्तार क्या कहलाता है, दृष्टि विस्तार कहलाता है। यानी जितनी दूरी तक में रखी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस रेटिना पर बना देता है वह दूरी क्या कहलाती है, दृष्टि विस्तार कहलाती है। तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर, ये 25 सेंटीमीटर पर, और दूर बिंदु होता है इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट और 25 सेंटीमीटर के बीच जहां कहीं भी वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब नेत्र लेंस रेटिना पर बनाता है। इसलिए दृष्टि विस्तार कहाँ होता है, 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। दृष्टि विस्तार
वह दूरी का परास जिसमें रखी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा स्पष्ट रेटिना बनता हो, या वह दूरी का विस्तार जिसमें स्थित वस्तु व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता है दृष्टि विस्तार कहलाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दृष्टि विस्तार 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। तो ये हो गया हमारा दृष्टि विस्तार। अब आगे आता है, दो सेल होते हैं, शंकु सेल और रॉड सेल। तो ये दोनों रेटिना में स्थित सेल होते हैं, रेटिना में स्थित कोशिकाएं होती हैं और दोनों ही कोशिकाएं संवेदी तंत्रिका के रूप में कार्य करती हैं। एक कोशिका जो रॉड कोशिका होती है, रॉड सेल होती है, वह सेल प्रकाश की तीव्रता के लिए संवेदनशील होती है और जब इस सेल में डिफेक्ट होता है, जब यह सेल खराब होता है तो व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और इस सेल के खराब होने के कारण रात में जब व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है तो कहा जाता है कि रतौंधी हो गया है। यानी रात्रि के समय जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो रॉड सेल काफ़ी एक्टिव होता है और यह रॉड सेल प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होता है और यह काम करता है और व्यक्ति को वस्तु दिखाई देता है। लेकिन जब रॉड सेल खराब होता है तो ऐसी स्थिति में दिन में तो प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन रात में प्रकाश के कम होने पर रॉड सेल के डिफेक्टिव हो जाने के कारण यह अपना काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है और कहा जाता है कि व्यक्ति को रतौंधी हो गया। तो रतौंधी का संबंध ये रॉड सेल से होता है, स्लाड कोशिका से होता है और ये सेल जो होती है वो रात्रि में जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो उस समय काम करता है। जब ये सेल खराब होता है तो रात्रि के समय में दिखाई नहीं देता है और कहा जाता है कि रतौंधी हो गया। इसीलिए विटामिन ए जो रतौंधी के केस में यूज किया जाता है और जिससे रॉड सेल में सुधार होता है, इसलिए इस विटामिन ए को रोडाप्सिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन ए रॉड सेल के मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है और रॉड सेल क्या होता है, रात्रि के दिनों में प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है। जब रॉड सेल खराब होता है तो विटामिन ए की गोली का यूज किया जाता है। चूँकि विटामिन ए का संबंध रॉड सेल से होता है इसलिए विटामिन ए को रोडाप्सिन भी कहते हैं। और शंकु कोशिकाओं का काम होता है कलर के प्रति संवेदनशील होती है, रंग के प्रति संवेदनशील होती है। तो जब शंकु कोशिकाएं खराब होती है, व्यक्ति में वर्ण अंधता जैसे दोष आते हैं और व्यक्ति वर्णांध होता है तो वर्णांधता के लिए शंकु कोशिका जिम्मेदार होती है और रतौंधी के लिए रॉड कोशिका जिम्मेदार होती है। तो ये हमारा हो गया शंकु कोशिका और स्लाड कोशिका। दोनों ही कोशिकाएं रेटिना में संवेदी तंत्रिकाओं के रूप में होती हैं जो प्रकाश की तीव्रता की सूचना मस्तिष्क को देती हैं और रंग की सूचना मस्तिष्क को देती हैं। तो ये हमारी शंकु कोशिका और स्लाड कोशिका हो गई। तो ये नेत्र के संबंध में ढेर सारी जानकारियाँ हो गई। इससे संबंधित क्वेश्चन जो उठते हैं कि पुतली का समायोजन क्या होता है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है, मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है जिसको आपने 25 सेंटीमीटर देखा, मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है जिसको आप अनंत के रूप में देखा, और मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार क्या होता है जिसको आप 25 सेंटीमीटर से अनंत तक के रूप में देखा, और मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या होता है, कार्निया का कार्य क्या होता है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है और प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को कौन देता है। ये ढेर सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और रक्तक पटल का कार्य क्या होता है, तो इन सब क्वेश्चनों का जवाब आपको उम्मीद करते हैं कि मिला होगा। तो आज का टॉपिक हमारा मानव नेत्र रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके साइंस, मैथ और अन्य विषयों की जानकारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।